वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम ग्रुप। हमने इससे पहले आपको 2 चैप्टर्स बता दिए हैं पिछली वीडियोस में, नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल बहुपद। इसके बाद आज तीसरा चैप्टर हम आपको बताते हैं 2 चर में रैखिक समीकरण, या अगर 2 समीकरण लेंगे तो उसे युग्म बोलेंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें देखेंगे हम कि इस समीकरण को जो होते हैं इनको किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि आपको कुछ कंडीशंस दी होंगी, ये समीकरण फिर आप बनाएंगे, फिर इनका सॉल्यूशन किस किस प्रकार का होता है, कब उसका सॉल्यूशन होता है दोनों समीकरण युग्म का, कब नहीं होता है, अगर उसके सॉल्यूशन है तो कितने हो सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और उन समीकरणों को हल करने की कितनी विधियाँ होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, फिर इसकी एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है 2 चर। तो इसमें 2 चर होंगे x, y, ये 2 चर में समीकरण होगा। रैखिक का मतलब यहाँ होता है कि जब कोई समीकरण दी होगी और उसका हम ग्राफ खींचेंगे, उसको ग्राफ पर दिखाएंगे, तो हमेशा एक लाइन के रूप में मिलेगा, जिससे हम कहेंगे कि वो एक रेखा मिल गई है, इसलिए उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। और समीकरण इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें जो है 2 पक्ष होंगे, इसमें बराबर भी कुछ 2 या 0 या 10 कुछ लिखा होगा, तो वो तुम्हारा समीकरण क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा। जब 2 समीकरण साथ में हम लेंगे तो उसे युग्म बोलेंगे। तो इस तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरीके से बता सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को और हम लिखें तो क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं यदि या ऐसे लिख दें कि समीकरण ax² प्लस bx ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का समीकरण 2 चर वाले समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का समीकरण रैखिक, कैसे लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरण कहलाता है। देख सकते हैं समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। कौन संख्या है? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हैं, और a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात ये भी लिख सकते हैं, अर्थात a² प्लस b² इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इतनी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इसका मतलब है कि वो जो समीकरण दिया होगा ये कैसा होगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा। इसमें क्या होता है, 2 पक्ष होते हैं, एक तो LHS होता है और क्या होता है, RHS। इसीलिए इसमें बराबर जो भी लगा होता है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। अगर ये बराबर ना हो, इस टाइप का हो, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, तो ये बहुपद कहलाता है। इस टाइप का जो होगा वो समीकरण कहलाएगा। और इसमें a और b 0 कभी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर a और b 0 कोई भी हो जाएगा इसमें से, तो फिर वो आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रह जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कब इन समीकरणों का युग्म का, अगर 2 समीकरण दिए हैं तो उनका कब उनका सॉल्यूशन जो है वो अद्वितीय होता है, कब उसका सॉल्यूशन कोई नहीं होता है, और कब उसके अनेक सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसके अनेक हल हो सकते हैं। तो नंबर 1, पहले तो हम समीकरण मान लेते हैं। माना 2 समीकरण
माना दो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर 1, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 है। अगर ये दो समीकरण दिए हैं तो नंबर 1 कंडीशन समझते हैं। यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, a1 बटे a2 बराबर नहीं है अगर b1 अपान b2 के, तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी होंगी, एक बिंदु पर क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। अर्थात, या और लिख सकते हैं, और इसका एक अद्वितीय हल होगा। अर्थात इसका केवल एक हल होगा। अगर जो दो समीकरण इस तरीके से दी हुई हैं और a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, तो वो रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी और उसका एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब है केवल कितना हल होगा? एक हल होगा। एक x की वैल्यू होगी और एक y की वैल्यू होगी। इसको अगर हम ग्राफ में दिखाएंगे तो इस तरीके से कंडीशन आती है, तो इन दोनों रेखाओं को अगर ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस टाइप से आएगा, x x डैश और y डैश। और जब इसका खींचेंगे तो ये क्या होगा? ये अगर मान लीजिए एक रेखा इस तरीके से जाएगी, ये मान लीजिए कि समीकरण 1 के लिए है और दूसरी कुछ इस तरीके से है, तो ये दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटेंगी और इसलिए हम कहते हैं कि इसका केवल एक हल होगा। तो इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे, और ये देख लीजिएगा, इसके बाद हम आगे देखेंगे दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। तो लिखेंगे यदि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के और बराबर है c1 अपान c2 के, a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 बराबर हो c1 अपान c2 के, तो रेखाएं समांतर होंगी। तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। दोनों रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी? दोनों रेखाएं समांतर होंगी। और तो दोनों रेखाएं समपाती होंगी। कैसी होंगी? समपाती होंगी। अगर ये a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 आता है तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी और इसके अनेक हल होंगे। कैसे होंगे? अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसके इनफाइनाइट हल होंगे। क्या होंगे? इसके समपाती होने का मतलब क्या है कि ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, और जब ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी तो ये हर बिंदु पर, अनंत बिंदु पर एक काटेंगी, और जब ये अनंत बिंदु पर काटेंगे तो इसके अनेक हल होंगे। इस तरीके से इसको हम दिखा सकते हैं कि इसके अनेक हल होंगे। अगर इसको ग्राफ पर दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं, इसका इस तरीके से दिखा सकते हैं, x डैश और y डैश। अगर कोई इस तरीके से पहली वाली का समीकरण खींचे और इस तरीके से आ गई, फिर दूसरी रेखा का जब दूसरे समीकरण का जो हमने ग्राफ खींचा तो दूसरी वाली भी क्या हुई कि इसी के ऊपर क्या हुआ, उसका भी ग्राफ बन गया। तो ये दोनों रेखाएं चूंकि एक दूसरे के ऊपर होंगी और ये हर बिंदु पर क्या करेंगे, हर बिंदु पर क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी, तो इसके इनफाइनाइट हल होंगे, अर्थात अनंत हल होंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें थर्ड कंडीशन,
तीसरी कंडीशन में आप देखिए तो इसमें क्या होगा, यदि A1 अपान A2 बराबर हो B1 अपान B2 के, लेकिन अगर ये C1 अपान C2 के बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी। दोनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी, दोनों रेखाएं समांतर होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा, और इसका क्या होगा, कोई हल भी नहीं होगा। अगर इसको हम ग्राफ पर दिखाएं तो किस तरीके से हम दिखा सकते हैं, इसको भी दिखा सकते हैं ग्राफ पर इस तरीके से। ये देखिए इस तरह के ग्राफ बनाएंगे, ये x डैश और ये y डैश। अगर एक खींचा हमने इस तरीके से ग्राफ आ गया एक समीकरण का, एक तरीके लाइन है, दूसरी क्या आई इस तरीके से आ गई, मतलब ऐसी आ गई कि दोनों रेखाएं क्या हुई, समांतर होंगी। और जब ये समांतर होंगी तो एक दूसरे को ये कभी नहीं काटेंगी, और जब एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं तो इनका कोई भी हल नहीं होगा। इस तरीके से अगर ये कंडीशन आती है कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, और ये आपको इसमें रेखाएं क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं। इसके बाद ये भी पूछता है इसमें कि बताइए कि कौन से समीकरण युग्म जो हैं वो संगत हैं और कौन से समीकरण युग्म असंगत हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, अगर ये पहली वाली कंडीशन होगी या ये दूसरी वाली कंडीशन आएगी तो समीकरण कैसे हो जाएंगे, संगत होंगे। कैसे हो जाएंगे, संगत। समीकरण क्या होंगे, समीकरण संगत होंगे। संगत कब होंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये कंडीशन आएगी A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, या कंडीशन आए A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, तो ये समीकरण फिर दोनों क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। क्यों संगत होंगे कि इसमें देखिए, इसमें एक ना एक, संगत मीन्स क्या, साथ। इसमें एक जगह दोनों मिल रहे हैं का मतलब इसकी दोनों की संगत हो रही है, और ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं तो इनकी तो संगत होती है। तो ये और ये कंडीशन, ये जो दोनों हैं इसमें क्या होगी, संगत समीकरण होंगी। लेकिन अगर ये कंडीशन आएगी जिसमें समांतरा होती है दोनों रेखाएं, तो इनकी संगत कभी हो नहीं सकती। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, वे दो रेखाएं जो अनंत पर काटें, अर्थात कहीं नहीं काटती हैं, ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं, जबकि उनके बीच की दूरी क्या रहे, सदैव बराबर बनी रहे। तो हम इस जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर रेल की पटरी को बोल सकते हैं, और इस तरीके से चूंकि समांतर रेखाएं हैं तो एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, इनकी कभी संगत होगी नहीं। तो ये जो कंडीशन जब आएगी तो हम कहेंगे समीकरण क्या है, असंगत है। समीकरण क्या है, असंगत होंगे, असंगत होंगे। तो इसमें आपको ये चीज याद रखनी है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो समीकरण होते हैं उनको किस किस विधि से हल करते हैं, तो वो आपको हम विधि पूरे एक्सप्लेन से आगे बताएंगे। लेकिन आप सबसे पहले देख लीजिए कि वो कौन कौन सी विधि हैं जो इसमें जो है समीकरणों को हल करने के लिए हम उपयोग में लाते हैं। तो एक तो विधि पढ़ेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि पढ़ेंगे, और दूसरी जो है वो पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी पढ़ेंगे वज्र गुणन खंड विधि। इन तीन विधियों की सहायता से हम क्या करेंगे, जो दो समीकरण युग्म दिए होंगे उनको क्या करेंगे, हल करेंगे, और हल करने के बाद उसमें x y के क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे, और जिसमें कहेगा ग्राफ खींचिए उसमें हम क्या करेंगे, उसका ग्राफ भी बनाएंगे। तो इस तरीके से हम अब एक्सरसाइज देखेंगे 3.1 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या है, जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हम देख सकते हैं
कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आप यहां फर्स्ट डाल सकते हैं, लिख सकते हैं कि कह रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये कहता है, क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैं तुमसे, कह रहा मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। रह जाऊंगा बोल रहा है। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसको किस में लिखना है? बीजगणितीय में लिखना है। बीजगणितीय और ग्राफ में इसको क्या करना है? लिखना है। इसको बीजगणितीय और ग्राफ में हमको इस कंडीशन से समीकरण बनानी है और उन समीकरणों को क्या करना है? बीजगणितीय रूप में लिखना है और उसका ग्राफ बनाना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं, देखिए सॉल्यूशन। तो फर्स्ट कंडीशन में देखेंगे तो हम सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर कितनी है? x वर्ष मान लिया। और कौन है? कह रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता। दूसरी कौन है? पुत्री उसकी। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे? y वर्ष मान लेंगे, क्योंकि 2 चर में आपको समीकरण बनाना है। तो ये देखिए हमने मान लिया। फिर इसमें कंडीशन डालते हैं। तो ये कह रहा है कि क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष जब हम पूर्व लिखते हैं तो हम कहेंगे कितना? x में से 7 कम हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आज 30 साल का है तो 7 साल पहले कितने का था? यह जानने के लिए हमको 30 में से 7 क्या करना होगा? घटाना होगा। इसी तरीके से अगर आगे का पूछता है तो हमको क्या करना होगा? उसमें जोड़ना होगा। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और अगर कोई एक 30 साल का है और एक 10 साल का है, अगर हम दोनों में 7 साल जाएंगे तो हमको दोनों में 7 साल क्या करने होंगे? घटाने होंगे। अगर आगे जाएंगे तो दोनों में जोड़ने होते हैं, या और पीछे जाएंगे तो दोनों में घटाने होते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इज इक्वल टू, तो x में से 7 भी घटाएंगे और y में से भी क्या करेंगे? 7 घटाएंगे। और ये कह रहा था कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफताब जो था वो कितनी गुनी का था? कितने गुना है ये? 7 गुना है। किससे? अपनी पुत्री से। तो पुत्री वाली साइड में हम क्या कर देंगे? इसको 7 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, ताकि ये इक्वेशन दोनों क्या हो जाए? ये दोनों साइड क्या हो जाए? LHS RHS बैलेंस हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं, अगर इस तरीके से मान लीजिए कि ये तराजू है, ये तराजू है, और इसमें क्या होता है कि अगर इधर हम मान लो 10 रख देते हैं और इधर रख देते हैं कितना? 1 रख देते हैं। मान लीजिए इधर 10 किलो, इधर 1 किलो। हम बोलते हैं कि इससे ये जो पहला वाला है ये 10 गुना है। लेकिन अगर हम इसमें बराबर लगाएंगे तो हमको फिर, अगर ये 10 गुना है तो इधर से हमको क्या करना होगा? इधर 10 से गुणा करना होगा, मतलब इधर 10 किलो और रखना होगा।
तब जाकर के ये क्या होगा, 10 × 10 यानी मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम बराबर हमेशा करने के लिए अपोजिट दिशा में कंडीशन को लगाते हैं। और इसमें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि पिता जो होंगे वही पिता ही उम्र में अधिक भी होंगे, वो हम कह सकते हैं कि वो गुना भी होंगे, इतने जितने भी कहेगा 2 गुना 3 गुना 4 गुना। तो हमेशा पिता की तरफ ना गुणा करके जोड़ के, बल्कि किधर करेंगे, पुत्र या पुत्री अगर दिया होगा तो उनकी उस साइड में क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे या गुणा करेंगे। इसे आप विदाउट सोचे समझे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप समझ के करिएगा तो ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि आप कि कोई भी गलती होने से पहले आप सतर्क रहिए और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ सोच के ही करें। इससे तो देखिए बात समझ में आ गई कि पुत्री जो थी वो 7 गुनी नहीं थी, बल्कि कौन था, पिता जो थे वो 7 गुना थे। इसलिए पुत्री की साइड में इधर पुत्री तरफ क्या करना होगा, हमको इस उम्र की तरफ हमको 7 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 7 बराबर आएगा 7y - 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसको जब इधर लाएंगे तो आएगा x - 7, ये उधर ले जाएंगे, इधर लाएंगे तो माइनस का 7y हो जाएगा, 7 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 49 और माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से x - 7y और बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, तो ये 42 हो जाएगा। इस तरीके से एक समीकरण क्या होगी, हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद इसकी दूसरी कंडीशन देख सकते हैं, कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद कह रहा है। दूसरी कंडीशन देख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि 3 वर्ष बाद, तो x + 3 बराबर xy + 3, क्योंकि 3 वर्ष बाद अगर कह रहा तो दोनों की उम्र में 3 वर्ष जुड़ जाएगा। और उसके बाद ये कह रहा था कि 3 गुनी हो जाता, मैं 3 गुनी हो जाता हूं। ये कह रहे थे आफताब अपनी पुत्री है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु के। तो इस साइड में क्या कर देंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये 3 गुनी के थे, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि हमको LHS और RHS बराबर रखना है। तो x + 3 बराबर 3y हो जाएगा और प्लस 3 9 हो जाएगा। x + 3 तो उधर ले जाएंगे तो x - 3y हो जाएगा जब इधर पक्षांतर करके लाएंगे, और ये उधर 9 है, उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। x - 3y बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो ये समीकरण नंबर कितनी मिल गई हमको, 2 नंबर मिल गई। अब इन समीकरणों को हम लिखेंगे बीजगणितीय रूप में। तो देखते हैं इसके बाद बीजगणितीय रूप में लिख देते हैं। क्या हम लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को बीजगणितीय रूप में लिखने पर, तो बीजगणितीय रूप में लिखेंगे तो इनको इधर पक्षांतर करके लिख देंगे तो वही बीजगणितीय रूप हो जाएगा। x - 7y और इधर लाएंगे तो प्लस का 42 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 0। ये हो गई एक। दूसरी क्या है, x - 3y, इधर लाएंगे तो माइनस का 6 इज इक्वल टू कितना, 0। ये समीकरण क्या हो गई, 2। तो ये बीजगणितीय रूप हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हमको क्या करना है, ग्राफ रूप भी दिखाना है। तो इसका ग्राफ रूप देखेंगे तो देखो इसको मिटा देते हैं। इसके बाद इसका ग्राफ रूप देखेंगे तो हम लिखेंगे ग्राफ या ग्राफी रूप। इसका ग्राफी रूप देखेंगे तो देखिए समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, x - 7y प्लस कितना, 42 बराबर 0। तो हम यहाँ y का मान निकालेंगे तो माइनस का 7y बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 42 हो जाएगा।
तो y बराबर आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस 42 हो जाएगा और बटे आ जाएगा माइनस का 7, तो माइनस से माइनस क्या होगा, हट जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस 42/7। अब यहाँ हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू हमें क्या होंगी, मिल जाएंगी। तो इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। इसमें देखिए, इसके लिए एक टेबल बनाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से इसमें टेबल बनाते हैं। 3 वैल्यू ले लेंगे तो x, इसमें x की वैल्यू, इसमें y की वैल्यू, और इसमें x कामा y बिंदु मिल जाएंगे हमको। a बिंदु मिलेगा, b मिल जाएगा और c मिल जाएगा। तो x की वैल्यू और इस हिसाब से x की वैल्यू लेंगे कि अगर इसमें हम इसको 7 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अगर x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो कितना आएगा, 7 छंग 42, 6 बार लगेगा तो हमको मिलेगा 0 कामा कितना, 6 मिल जाएगा। उसके बाद अगर जो हम इसमें माइनस का 7 ले लेते हैं तो कितना बचेगा, आप इसमें 7 सब्ट्रैक्ट करें कितना बचेगा, 35 बचेगा। तो 7 5 बार लगेगा तो ये माइनस का 7 कामा कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर इसमें प्लस का 7 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 7 कितना आ जाएगा, 49। तो बिंदु हमको मिल जाएगा 7 कामा कितना, 7 मिल जाएगा। इसी तरीके से समीकरण, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से देखेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर कितना, 0 है। तो इधर हमको y की वैल्यू निकालना है तो माइनस 3y बराबर हो जाएगा 6 उधर जाएगा तो प्लस का होगा, x उधर जाएगा तो माइनस का होगा और प्लस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो y बराबर आएगा, माइनस कॉमन निकाले तो x माइनस 6 बचेगा और इधर माइनस का नीचे 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो y बराबर कितना आएगा, x माइनस 6/3। इसके लिए भी टेबल एक बनाएंगे इस तरीके से। इसके लिए भी क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, ये देख सकते हैं इस तरीके से। इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे और हम उसमें भी x का y का मान लेंगे, x की वैल्यू लेंगे और y का मान निकाल लेंगे। तो ये x होगा, ये y, ये x का मान y हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएंगे। तो देखिए इसमें अगर x का मान हम 0 ले लेते हैं तो फिर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस का 2 आ जाएगा। तो 0 का मान कितना होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इसको हम मान लीजिए, इसको p बोल देते हैं। और इसमें अगर हम कितना ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं तो 3, 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस 3 एकन 3 आ जाएगा। तो ये 3 कामा माइनस का 1 हो जाएगा, इसको हम pq बोल देते हैं। और उसके बाद अगर हम इसमें क्या लेते हैं, माइनस का 3 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, माइनस का 3 ले लेते हैं या 6 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, x की वैल्यू 6 ले लेते हैं तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा और 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये 6 कामा 0 हो जाएगा और इसको हम r बोल देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये सारणी क्या करेंगे, बना लेंगे। इसमें x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और उसके बाद इसका हम ग्राफ बताते हैं आपको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद ग्राफ देखिए। तो ग्राफ देखिए आप लोग। तो इसमें इसको मिटा देते हैं। देखिए इसमें ग्राफ में इसको किस तरीके से दिखाते हैं। तो आप देखिए, ये आपकी x अक्ष, ये आपकी y होती है, ये आपकी क्या होती है, x। तो x और ये x डैश एक्सिस हो गई, ये y डैश हो गई, ये ओरिजिन होता है और ये O से डिनोट करते हैं इसको, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। इसके बाद देखिए ये समीकरण 1 के लिए तो इसके बिंदु को चलते हैं। तो 0 तो यही है, ये ऐसे चलो डिनोट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। इधर -1, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 और 7 कितना 8 इस तरीके से इधर भी डिनोट कर सकते हैं। तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 और -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 -8
8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इधर दिखाते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 भी लिख सकते हैं, या इसको हटा दें। तो आप देख सकते हैं 9th में इस तरीके से आपने ग्राफ बनाया भी है, और आप जानते हैं कि इसमें इधर वाले जो होते हैं वो प्लस वाले होते हैं, इधर वाले क्या होते हैं, माइनस वाले होते हैं। ये अगर x की वैल्यू प्लस में दी है, पहली वैल्यू जो होती है x की होती है, अगर वो प्लस में दी है तो हम इधर चलेंगे, माइनस में दी है तो इधर चलेंगे। और इसी तरीके दूसरी वाली वैल्यू इसमें y की होती है, अगर वो प्लस की होगी तो ऊपर चलेंगे, माइनस की होगी तो नीचे चलेंगे। तो इसमें देखते हैं तो x अक्ष पर पहला कितना चलना है, 0, यानी कुछ नहीं चलना। y पर कितना चलना है, 6। तो 6 कहां मिलेगा हमको, y पर। देखिए प्लस का है तो ऊपर चलेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ये हमको 6, तो 6 तो ये बिंदु हमको मिल जाएगा इस तरीके से। ये कौन सा है, a है। उसके बाद देखिए -7 चलना है, वो भी x का चलना है, तो x पर -7 तो हमको यहां मिलेगा। और y पर कितना चलना है, प्लस का 5, तो y पर चलना है प्लस का 5, तो ये मिलेगा, ये तो बिंदु मिलेगा। जब इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे, इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से, तो ये बिंदु कहीं यहां पर मिलेगा आपको। कहां मिलेगा, यहां मिलेगा इस सीध में। तो ये आपका कौन सा है, b है। कौन सा है, b। उसके बाद 7, तो 7 आप देख सकते हैं यही है, और प्लस कितना दिया है, 7, तो ये मिलेगा। तो ये हमको कहां मिलेगा, देखिए ये आपको मिल जाएगा, एक मिनट -7, -5, तो -7 तो ये हो गया, और 5 मिल गया, तो 5 हमको तो ऊपर चलना था, तो ये मिल गया आपको। और उसके बाद चलना है 7, तो x अक्ष पर, सॉरी इधर चलना था, इसको प्लस का है 7, तो प्लस का 7 तो इधर चलेंगे, और y अक्ष पर भी प्लस का 7 चलना तो ये चलेंगे। तो इसको इसे मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि ये कहीं यहां पर जाकर के क्या होगा, मिलेगा बिंदु। अब इसको अगर हम इस तरीके से हटा देंगे, उसके बाद इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमको एक रेखा का समीकरण, इस तरीके से एक रेखा मिल जाएगी जो दिए गए समीकरण को डिनोट करेगी। तो ये समीकरण की कौन सा था, समीकरण 1 था, उसकी ये रेखा हमको मिल जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे कि इस दूसरी टेबल को देखिए, इसको हम किस तरीके से इस पे दिखा सकते हैं। तो पहला हमको चलना है 0, -2। x अक्ष पर कितना चलना है, 0, तो कुछ भी नहीं चलना है। और y पर कितना चलना है, -2, तो नीचे चलेंगे, y अक्ष पर चलेंगे, माइनस का, तो ये -2 मिलेगा, ये आपको p मिलेगा। उसके बाद कितना चलना है, 3, -1, तो 3 x अक्ष पर चलना है प्लस का, तो यहां पहुंचेंगे। और y पर कितना चलना है, -1, तो माइनस का ये है, तो इस सीध में पड़ेगा, तो ये यहां मिलेगा हमको, ये 3 और ये 1, तो इस सीध में कहीं मिल जाएगा, तो ये आपको मिलेगा p, ये हो गया q। और उसके बाद ये मिलेगा r, तो 6, 6 चलना है तो यहां मिलेगा, यहां मिलेगा। और y पर कितना चलना है, 0, कुछ नहीं चलना, तो यहीं रहना है। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, बिंदुओं को इस तरीके से मिलाते हुए जब एक रेखा खींचेंगे तो ये समीकरण 2 की रेखा बन जाएगी, समीकरण 2 की रेखा हो जाएगी। और इस तरीके से हम दोनों समीकरणों को ग्राफ पर क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये आपका ग्राफीय रूप हो गया, और इससे पहले हमने बीजगणितीय रूप को दिखाया था। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्रिकेट टीम के कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹3900 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले एक गेंद और एक बल्ले की कीमत मानते हैं। देखिए इसके सॉल्यूशन में तो माना एक बल्ले की कीमत बराबर कितनी मान लेंगे, x रुपये, तथा एक गेंद की कीमत कितनी मान लेंगे, y रुपया। पहली कंडीशन डालें, अगर गेंद एक बल्ले की कीमत x रुपया है तो 3 बल्ले की कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, प्लस एक गेंद की कीमत अगर y रुपया है तो 6 गेंद की कितनी हो जाएगी, 6y हो जाएगी। और टोटल कितना है, 3900। इसको इक्वल कर देंगे, फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं,
3 से भाग करने पर, भाग करेंगे तो 3 एकम 3x बचेगा, 3 दूनी 6 y आ जाएगा, और इसको करेंगे 1300 नहीं 3900 है, सॉरी 3900, और 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 3 9, 2 0 बढ़ जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसके बाद दूसरी कंडीशन देखेंगे तो उसमें कह रहा है बाद में उसने एक बल्ला लिया तो 1 गुणे x प्लस, तथा उसी प्रकार की 3 गेंद तो 3y बराबर 1300 रुपये खरीदी, तो 1300 कर दिया हमने, बराबर समीकरण कितना हो जाएगा ये 2, तो x एकन x 3y और बराबर कितना 1300, तो ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को समीकरण 1 व 2 को बीज गणितीय बोल रहा था। क्या बोल रहा था? बीज गणितीय रूप में, समीकरण 1 व 2 को बीज गणितीय रूप में लिखने पर, या निम्न रूप से लिख सकते हैं, ये बोल सकते हैं समीकरण 1 व 2 को बीज गणितीय रूप में लिखने में। लिख दीजिए तो देखिए क्या है, x प्लस 2y माइनस 1300 बराबर कितना 0, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और x प्लस 3y इधर लाएंगे तो माइनस का 1300 और बराबर कितना 0, समीकरण नंबर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बीज गणितीय रूप में हमको दोनों समीकरण प्राप्त हो गई। अब इसके बाद इसका ग्राफ खींचेंगे तो समीकरण 1 से देख सकते हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखिए इसका ग्राफ खींचिए तो समीकरण 1 हमको दी हुई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 दिया हुआ है, तो इतना आपको दिया हुआ है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1300 माइनस 2y, और इसके लिए एक टेबल बना लेंगे। इस तरीके से इसके लिए क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे x y, और इसमें x कामा कितना y। अब इसमें x की वैल्यू क्या रखते हैं या y की वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू निकलती चली जाएंगे। तो y की वैल्यू हम देखिए इसमें y बराबर भी लिख सकते थे और x बराबर भी लिख सकते हैं। इसमें y बराबर लिखेंगे तो अपान में आ जाएगा, जिसको कैंसिल करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। इसमें कोई काटना आपको नहीं पड़ेगा, केवल आप क्या कर सकते हैं इसमें वैल्यू रखिए और सब्ट्रैक्ट करके x की वैल्यू लिख दीजिए। अगर इसको हम 300 रख देते हैं, कितना रख देते हैं y की वैल्यू 300, तो 3 दूनी 6, तो कितना बचेगा 700 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 700। देखिए 3 दूनी 6, तो 6 जब होगा तो कितना बच जाएगा आपका 4 दिन 700 बच जाएगा। इसके बाद आप कितना डालेंगे इसमें, मान लीजिए इसमें 400 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 400, तो 4 दूनी 8, तो कितना बच जाएगा 500 बच जाएगा। उसके बाद अगर हम लिख देते हैं यहाँ कितना 500, तो 5 दूनी 10, तो कितना बच जाएगा 300 आ जाएगा, 300 बचेगा। तो इस तरीके से क्या होगा आ जाएगा, देख सकते हैं 300 रखे 3 दूनी 6, 600 हो गया, तो 4 3 700 बचेगा। और उसके बाद कितना बचेगा, अगर आप 400 रखते हैं तो कितना होगा 4 दूनी 800, तो 8 5 13 500 बचेगा। और उसके अगर 500 रखते हैं तो 5 दूनी 10, और 1300 में से अगर 1000 जाएगा तो 300 बचेगा। तो इस तरीके से हमें कौन से बिंदु मिले 700 कामा कितना मिल जाएगा 300, और मिलेगा हमको 500 कामा कितना मिलेगा 400, और हमको मिलेगा 300 कामा कितना 500। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा C। इसी तरीके समीकरण दूसरे के लिए देखते हैं, समीकरण 2 के या समीकरण 2 से, तो इसकी भी टेबल इसको पहले लिख लेते हैं, देखते हैं कितना दिया है हमको x प्लस 3y, x प्लस 3y बराबर कितना हमको दिया हुआ है 1300 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 1300। इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 1300 माइनस 3y, और इसके लिए हम टेबल बनाएंगे इस तरीके से इसके लिए टेबल बनाएंगे। तो देख सकते हैं इसके लिए टेबल क्या बन के तैयार होगी, और कौन कौन से इसमें मान आएंगे, तो x y और x का मान कितना y। इसमें देखिए अगर वो कितना मान रख देते हैं y का मान लिया 200 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 200 रख देते हैं। अगर y की वैल्यू कितनी रख देते 200, तो 2 3 6 600 हो जाएगा। तो इसमें कितना बचेगा 700 आ जाएगा, 3 दूनी
6 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 1300 में से जब 600 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 700 बच जाएगा। उसके बाद मान लीजिए हम यहाँ कितना रख देते हैं, 300 रख देते हैं। कितना रख देते हैं, 300। तो 3 3 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 3 900 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 400 बच जाएगा, 400 बच जाएगा। x की वैल्यू 400 आ जाएगी। फिर अगर हम यहाँ क्या करते हैं, अगर 4 लेते हैं तो 4 ते कितना हो जाएगा, 400 हम जब लेंगे यहाँ तो 4 ते कितना हो जाएगा, 1200। 1300 में से 1200 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 बच जाएगा। तो ये बिंदु हमको मिल जाएंगे 700 कामा कितना 200, हमको मिलेगा 400 कामा कितना 300, और हमको कितना मिलेगा, इसको इधर बढ़ा के लिख सकते हैं, और कितना हमको मिलेगा 100 कामा कितना 400। तो ये आपको इस तरीके लिख सकते हैं कि P, Q और R, 700 200 400 300 100 और 400। इसके बाद इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। इसके ग्राफ में देखिए किस तरीके से इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से y x और x से खींच सकते हैं। तो x x डैश और y y डैश। पहले समीकरण के लिए देखते हैं। तो पहला समीकरण में जो हमको मिले वैल्यू क्या मिली हमको, आप इसको पहले इस पर डिनोट कर देते हैं। मान लीजिए आप यहाँ कितना है, ये 100 मान लेते हैं, ये यहाँ कितना है 200, यहाँ कितना 300, ये कितना 400, ये कितना 500, ये कितना 600 और कितना 700 तक मान लेते हैं। उसके बाद इसी तरीके से ऊपर दिखा सकते हैं 100 200 300 400 500 600 और कितना 700 दिखा सकते हैं। ऐसे इधर भी दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 100 ये माइनस के अंदर होंगे, 100 माइनस के 200 माइनस के 300 माइनस के 400 माइनस के 500 माइनस के 600 और माइनस के 700। ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी माइनस के 100 माइनस के 200, इस तरीके से माइनस के 300 और माइनस के 400 भी इस तरीके से इधर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हमको कितना चलना है, 700 कामा 300। एक्स अक्ष पर चलना है 700, यहाँ चलेंगे, और वाई अक्ष पर कितना चलना है 300। तो 300 यहाँ चलेंगे। इस सीध को जब देखेंगे इस सीध में तो आपको लगभग ये बिंदु यहाँ मिल जाएगा, ए बिंदु मिलेगा। उसके बाद देखिए दिया है 500, तो 500 यहाँ हमको मिलेगा, और वाई पर कितना चलना है 400, वाई पर चलना है 400, तो 400 हमको यहाँ मिलेगा। तो जब इसको देखेंगे तो ये लगभग इस सीध में, यहाँ इस सीध में पड़ेगा, इस सीध में, तो ये आपको मिल जाएगा बी। उसके बाद हम देखेंगे तो दिया है 300, तो 300 यहाँ मिलेगा, और कितना दिया हमको 500, तो 500 हमको यहाँ मिलेगा, और 300। तो इस सीध में जब आएंगे तो ये लगभग इस यहाँ पास बिंदु मिल जाएगा। ये हमारा कौन सा बिंदु हो जाएगा, सी नंबर। और जब इसको हम इस तरीके से इन तीनों को मिलाते हुए बनाएंगे तो इस तरीके से समीकरण 1 की रेखा बन जाएगी। समीकरण 1 की रेखा हमको प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद दूसरे में देखिए, दूसरी टेबल में तो 700 एक्स अक्ष पर चलना है, तो 700 तो यही है, और y पर कितना चलना है प्लस का 200, तो 200 ये मिल जाएगा। तो ये लगभग यहाँ पड़ेगा, इस सीध में पड़ेगा 200, यहाँ पड़ जाएगा 200। तो इस तरीके से हो गया, ये आपका P हो जाएगा। उसके बाद 400, तो 400 यहाँ पड़ेगा, एक्स अक्ष पर, y पर कितना चलना है हमको 300, तो ये 300 यहाँ मिलेगा, तो इस सीध में आएगा, और ये चलना था 400, तो 400 और 300, तो ये लगभग इस सीध में आ जाएगा। यहाँ देखिए चलना है 400, तो 400 ये है, और कितना चलना है हमको 300, तो 300 इस सीध में आ जाएगा। उसके बाद हमको चलना है 100 और 400, तो 100 तो यही है, और 400 हमको ये मिलेगा, तो लगभग ये इस सीध में कहीं मिलेगा। तो ये P हो गया, ये Q, और ये कितना है R। और इस तरीके से इसको जो हम बनाएंगे तो इस तरीके से ये रेखा जाएगी, और ये समीकरण किसकी हो जाएगी, समीकरण 2 की रेखा बनके तैयार होगी। तो इस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, रेखा पर दिखा सकते हैं। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट कर लेना। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करिएगा, आप अपने आप क्या करिएगा, लगाइएगा, और अगर ना लगे तो आप कमेंट में बताइएगा, तो हम उसको क्या करेंगे, लगा देंगे।